नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में साथियों हमारा जो बिंदु चल रहा है वो चल रहा है मौर्य काल। मौर्य काल के बारे में हमने सामान्य जानकारियाँ अर्जित कर ली और उसके बाद में हम पढ़ रहे थे साथियों मौर्य काल के अंदर पहला जो शासक था मौर्य काल मतलब मौर्य वंश का संस्थापक, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य यानी सीएम। हम सीएम को पढ़ रहे थे साथियों और उसके बारे में काफ़ी चर्चा भी हमने की थी। ये भी हमने बात की थी कि 322 से लेकर के 298 ईस्वी तक उनका जो काल था और उसमें उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया, सबसे पहला कार्य तो ये था मगध के ऊपर मौर्य साम्राज्य की स्थापना। और किसके सहयोग से, यानी मैं यूँ कहूँ तो सबसे पहले चाणक्य उस बच्चे को लेता है। वो बच्चा राजकिलम नामक खेल खेल रहा होता है, फिर उसे है ना प्रशिक्षित करता है, शिक्षा देता है और सैन्य शिक्षा देता है, हर प्रकार से उसको परिपूर्ण करता है। और फिर आकर के एक प्रवर्तक नामक जो हिमालय राजा उसके सहयोग से और यहाँ पर मगध में आकर के आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह करके चाणक्य क्या करवा देता है, यानी चाणक्य चंद्रगुप्त से साथियों क्या करवाता है, मगध के राजा घनानंद यानी नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद की क्या करवा देता है, हत्या वध करवा देता है साथियों। तो मगध के ऊपर यानी कि आपका मौर्य वंश की स्थापना होते ही मौर्य काल आरंभ हो जाता है, मौर्य साम्राज्य आरंभ हो जाता है। तो पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था और उसके बारे में हमने काफ़ी बात पढ़ी। उसके बाद में 305 बीसी की हमने बात की थी कि उधर है ना सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जो कि थल सेना का जो सेनापति था, वो यहाँ पर आता है, आक्रमण करता है 305 बीसी को। और उस समय क्या होता है वो बात भी हमने की थी साथियों कि वो आकर के क्या कर लेता है, यहाँ पर मतलब दोनों के बीच में युद्ध होता है। दोनों में है ना एक तरीके से भारी जो पलड़ा रहता है चंद्रगुप्त का होता है वो विजय होता है और ये निकेटर क्या कर जाता है साथियों, हार जाता है। फिर संधि होती है, संधि के तहत पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह होता है। मैंने आपको बताया हिंदी का एक पार्ट भी है, जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त, उसमें भी दे रखा है ये गीत, अरुण मधुमेह देश हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर रह जाती है और ये पूरा देश इस भारत देश को स्वीकार कर लेती है कि बहुत सुंदर ये देश है हमारा, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया साथियों कि वो दहेज के रूप में 4 गांव बड़े काम के हैं। तो काम का है ना, का से हमने बात की थी साथियों, कंधार की है ना, सबसे पहले कामरा है ना, हमने बात 4 रूपों में की थी। 4 अलग अलग नाम मैंने बताए थे कि बड़े काम के हैं, काम के हैं, ठीक है। तो वैसे आप लोग इसे याद कर सकते हो, काम के हैं। अब काम के कौन कौन से भैया, एक तो आपका काबुल हो गया, एक आपका उसके बाद आपने पढ़ा मकरान हो गया, उसके बाद फिर कै यानी कंधार और फिर है यानी हेरात, और इनके आप लोगों ने यूनानी नाम भी पढ़े थे, ठीक है। तो ये यहाँ तक की महत्वपूर्ण जानकारी आपने पढ़ ली थी। और इधर से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या दिया गया, 500 हाथी दिए गए थे। अब देखिए साथियों आगे की बात अपन करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही साथियों दक्षिण भारत की विजय भी की जाती है। ये बात आप लोगों को याद करनी है। बात हम किसकी कर रहे हैं, जिस शासक को पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल हमने कल ही पढ़ लिया था, 322 से लेकर 298 बीसी, और हम ये पढ़ रहे थे और इसकी काफ़ी जानकारी ले ली थी। लेकिन ये भी ध्यान रखना इसने दक्षिण भारत की क्या की साथियों, विजय की थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, दक्षिण भारत की भी इसने क्या की थी, विजय की थी। और इसका मतलब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी तो ध्यान रख लेना, जो ग्रंथ है यहाँ पर अहनानुरू एवं मुर्नानुरू या पुरनानुरू, यहाँ पर इसी शब्द को कई बार है ना मुर्नानुरू या इसे पुरनानुरू कहा गया है। तो ये क्या है साथियों, अहनानुरू या मुर्नानुरू या पुरनानुरू। देखो अहनानुरू अलग है, मुर्नानुरू या पुरनानुरू एक ही के नाम है। तो ये क्या है, तमिल ग्रंथ है, ठीक है। इन तमिल ग्रंथों में इस प्रकार की जानकारी मिलती है। ये है आपके तमिल ग्रंथ, ठीक है। तो दक्षिण भारत की भाषा भी आप लोग जानते होंगे साथियों, तमिल है ना। दक्षिण में आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, आप अच्छी तरह से जानते हो, विस्तार से बताया हुआ है। तो अहनानुरू या मुर्नानुरू, ठीक है, और पुरनानुरू उसी को कहा जाता है। तो तमिल ग्रंथ है, उसमें जानकारी मिलती है
कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की भी क्या की थी साथियों, विजय की थी, है ना। बंगाल विजय का भी उल्लेख मिलता है, बंगाल विजय का, ठीक है। तो ये हुई बात पूरी। अब देखिए अगला एक और बिंदु क्या हो सकता है उसको भी डालिए। वो क्या, देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो है साथियों सौराष्ट्र। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सौराष्ट्र की, ठीक है। सौराष्ट्र की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो सौराष्ट्र का जो वाला जो क्षेत्र है वर्तमान में कहाँ पड़ता है साथियों, अभी गुजरात में ही है। तो गुजरात, सौराष्ट्र गुजरात, यहाँ पर ये क्या करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग देखना चाह रहे हैं सौराष्ट्र गुजरात की। यहाँ ये अपना एक गवर्नर नियुक्त करता है साथियों, सीएम, सीएम का गवर्नर। यहाँ सीएम कौन है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो सीएम का गवर्नर, यानी इस सौराष्ट्र में सीएम द्वारा एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है, और इसका नाम ध्यान रखना साथियों, पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य है। सीएम का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य, ये सौराष्ट्र का क्या है साथियों, गवर्नर है। और ये व्यक्ति क्या करता है यहाँ सौराष्ट्र में, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप लोग यहाँ पर, है ना, सुदर्शन झील की बात करोगे तो गौर कर लेना, इसी का निर्माण करवाया जाता है इसके द्वारा, सुदर्शन झील का निर्माण। सुदर्शन झील का क्या करवाता है साथियों, निर्माण। ये निर्माण कौन करवाता है, ये निर्माण करवाता है पुष्यगुप्त वैश्य, और ये किसका गवर्नर है, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर है। तो ये इससे मतलब ये बात स्पष्ट होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिमोत्तर, है ना, जो पश्चिम प्रांत है उसको भी इसने क्या कर लिया था, जीत लिया था। दक्षिण में भी जीत लिया, पश्चिम में भी जीत लिया, मध्यवर्ती भाग इसका पहले से भी था। और इन वर्तमान में अपन तकरीबन देखें तो पूरे भारत वाला इलाका आ ही गया, और भारत वर्तमान के बाहर से भी, है ना, जो अखंड भारत है अपना, उसके ऊपर भी इसका क्या था साथियों, कब्जा किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है साथियों, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई है। सौराष्ट्र गुजरात, सीएम का गवर्नर जिसका नाम क्या, पुष्यगुप्त वैश्य, और सुदर्शन झील का निर्माण है इसके निर्देशन में किया जाता है ना, इसके निर्देशन में। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को पता चल गई। ओके, अब देखिए, अब हम क्या है इस कहानी को और आगे ले जाने की क्या पूरी चेष्टा करते हैं। दो बातें मैंने आपको आज की कक्षा के आरंभ में बताया है। अब साथियों एक चीज़ ध्यान रखना, यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा होता है उस समय मगध के ऊपर 12 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ता है साथियों। ले लेते हैं इस फैक्ट को भी, जो कि ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, दक्षिण भारत वाली विजय की जानकारी बता दी, कहाँ से मिलती है वो भी बता दिया, सुदर्शन झील वाली कहानी भी हो गई। तो अब अपन बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यानी इसके समय, इसके समय का मतलब सीएम के समय, मगध पर 12 वर्ष तक भीषण अकाल, ये देखिए भैया, यानी कि बात अपन कर रहे हैं इसके समय मगध पर 12 वर्ष तक भीषण अकाल, 12 वर्ष तक लगातार क्या पड़ा साथियों, भीषण अकाल पड़ा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बात देखने वाली ये है। और इस अकाल में सबसे महत्वपूर्ण बात है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें जिसके समय मगध पर भयंकर अकाल पड़ा, और इसी अकाल के समय साथियों, यानी कि सीएम का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, सीएम ने क्या किया था, राहत कार्य भी किए थे, अकाल राहत कार्य भी, यानी जनता की सेवा भी इसने की थी। और इस राहत कार्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है, ध्यान रखना, दो बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है ना, सोगरा अभिलेख और महास्थान अभिलेख, ठीक है। हाँ, एक तो है आपका सोगरा अभिलेख और एक आ जाएगा आपका साथियों महास्थान, सोगरा व महास्थान अभिलेख। अभिलेख से जानकारी, अभिलेख से जानकारी।
अभिलेख से जानकारी, ठीक है। हाँ, ये जानकारी कहाँ से मिलती है? राहत कार्यों की, कि भैया इसने राहत कार्य किए, सोहबरा अभिलेख और आपका एक और आप लोगों को बता दिया सोहबरा अभिलेख और एक आपका महास्थान अभिलेख, ठीक है। तो ये वाली बात है। इसके समय क्या पड़ा? अकाल पड़ा। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा साथियों? सीएम ने यहाँ पर राहत कार्य भी किया। सीएम का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य है। और साथ साथ में इसने एक काम और किया, और वो ये किया कि यहाँ पर ये अपनी गद्दी भी छोड़ देता है। गद्दी का क्या कर दिया साथियों? त्याग। ये लीजिए, ये क्या भैया, मैं हूँ यहाँ का राजा, ठीक नहीं हूँ, लगातार अकाल पड़ रहे हैं, तो काम मामला क्या नहीं है, ठीक नहीं है। तो इसने क्या कर दिया? गद्दी त्याग दी। और गद्दी किसके पक्ष में त्यागी? अपने पुत्र, और पुत्र का नाम है साथियों बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार, ठीक है। तो इसको गद्दी पर बिठा दिया, एक तरीके से राजा बना दिया, और खुद ने गद्दी त्याग दी। और खुद गद्दी त्याग करके साथियों, है ना, एक यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और मिलेगी, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक विद्वान है, बात अपन किसकी कर रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की कर रहे हैं। और ये अना गद्दी त्याग चुका है, और त्यागने के बाद इसे एक जैन विद्वान मिलता है, जैन विद्वान। और वो तो है ही, आप जानते हो, पहले से भी मैंने बताया है, जैन विद्वान। और इस जैन विद्वान का नाम है साथियों भद्रभाऊ। और इस भद्रभाऊ क्या करता है ये साथियों? भद्रभाऊ द्वारा जैन धर्म में दीक्षित, भद्रभाऊ द्वारा सीएम को जैन धर्म में दीक्षित। तो ये लीजिए भैया, भद्रभाऊ द्वारा इसे जैन धर्म में क्या कर दिया गया? जीवन के अंतिम समय में दीक्षित कर दिया गया। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये बात सीएम की है, सीएम का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए अंत में क्या होता है। अंत में ये भद्रभाऊ और सीएम दोनों मिलकर के, यानी सीएम किसके साथ? भद्रभाऊ के साथ, कहाँ चला जाता है साथियों? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में एक स्थान है, और इस स्थान का नाम है श्रवणबेलगोला। क्या नाम है साथियों? श्रवणबेलगोला। और इस श्रवणबेलगोला यानी वर्तमान साथियों ये कर्नाटक में है, मैसूर कर्नाटक है, टीपू सुल्तान वाला मैसूर, ठीक है, कर्नाटक। तो यहाँ पर साथियों श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चले जाते हैं सीएम, और किसके साथ? भद्रभाऊ के साथ। दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं। और यहीं पर साथियों, है ना, चंद्रगिरी की जो पहाड़ी है, आप जानते होंगे ये क्षेत्र वहीं पर है, चंद्रगिरी की पहाड़ी, चंद्रगिरी की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पर ये व्यक्ति क्या करता है? इसका जो काल आपने देखा होगा ऊपर, 298 ईस्वी को साथियों, कब? 298 ईस्वी को। बात कब की है? सॉरी, ईसा पूर्व है, तो बीसी लिखा देना या ईसा, ठीक है। ये लीजिए बीसी को। और ये व्यक्ति क्या करता है? ये एक विधि होती है जैन धर्म में प्राण त्यागने की, संलेखना, या इसे कहते हैं संथारा, ठीक है। बात एक ही है, संथारा, यानी कि इस प्रक्रिया से संलेखना या संथारा कर लेता है, यानी कि अपना देह त्याग देता है। ये देह त्याग साथियों, ये लीजिए देह त्याग, ठीक है। तो ये मैंने पूरी कहानी इसकी क्रमबद्ध और सीक्वेंस से आपको बता दी है। मैं एक बार इस कहानी को रिवाइज करूंगा ताकि आपके दिमाग में पूर्णतः घर ही कर जाए ये बात, ठीक है। कभी आप भूलना चाहो तो भी नहीं भूल पाओ। सुन लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं। कुछ बातें हमने कल पढ़ ली थी, 322 से 298 बीसी की बात हम कर रहे हैं। कल तो वो बात की, एक तो मगध सिंह ने साम्राज्य की स्थापना, मौर्य साम्राज्य की, एक वो 305 वाला हमने वो पढ़ा था संघर्ष, है ना, इसका सेल्यूकस निकेटर के साथ। उसके बाद इसके समय मगध पर 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा, और सीएम ने राहत कार्य की, इसकी जानकारी सोहबरा व महास्थान अभिलेख से मिलती है। और फिर इसने गद्दी का त्याग कर दिया अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में। और जैन विद्वान भद्रभाऊ द्वारा सीएम को जैन धर्म में क्या कर दिया गया? दीक्षित कर दिया गया। और सीएम व भद्रभाऊ दोनों ही चले जाते हैं दक्षिण भारत में, कहाँ पर?
श्रवणबेलगोला नामक क्षेत्र में, जो कि श्रवणबेलगोला कहाँ पर है साथियों, कर्नाटक में है। चंद्रगिरी की पहाड़ी वहीं पर है और उस पर ही है। तो 298 BC को सुलेखना या संतारा विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या कर दिया जाता है, अपनी प्राण त्याग, यानी इनकी हो जाती है मृत्यु, इनकी हो जाती है निधन, और इन्हें कहते हैं सलेखना विधि करना। ठीक है, सलेखना करना या संतारा करना। ओके साथियों, ये थी आप लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, आप लोग याद कर लेना। कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को लगातार बताता आ रहा हूँ, कोई टफ चीज़ें नहीं है, बहुत ही सरल सरल चीज़ें हैं और वैसे आप लोगों को याद भी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, एक इसका जैसे देख लेना 100, देखिए 100, देखिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हाँ, याद करने के लिए 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा तो राहत चाहिए, तो राहत किससे मिलेगी, राहत मिलेगी सोम से। किससे मिलेगी साथियों, सोम से, सोमरस से। ठीक है, तो ये लीजिए सोम। ठीक है, तो 100 से क्या हो जाएगा, सोगरा, और मैं से क्या हो जाएगा, महास्थान। ठीक से याद कर लेना थोड़ा, 100 से क्या हो जाएगा, सोगरा, और मैं से क्या हो जाएगा, महास्थान। ठीक है, तो अकाल राहत, राहत कब मिलेगी, सोम मिलेगा तब, तो सोगरा और महास्थान होगा। ठीक है, याद करने के लिए बिल्कुल ये अच्छी बात है। तो ये था साथ में आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अब लीजिए हम एक और शासक को लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, चंद्रगुप्त मौर्य के ठीक आगे। अभी अभी हमने एक उत्तराधिकारी को छोड़ दिया है और उस उत्तराधिकारी का नाम आपके सामने स्क्रीन पर अभी भी था, लेकिन अभी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में तो जरूर आ गया है। अगला शासक कौन होगा और वो कैसा होगा, उसके बारे में अभी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप लोग ये पढ़ते हैं साथियों कि अगला जो शासक है वो कौन सा है, हमारा बिंदुसार। अगले शासक का नाम है साथियों बिंदुसार। ये लीजिए बिंदुसार। सबसे पहले तो ये बात याद करनी है, शासन यानी इन्होंने शासन कहाँ से शुरू किया तो बताने की आवश्यकता नहीं है। 298 से लेकर के 273 ईस्वी तक, ईसा यानी BC, ये लीजिए ईसा पूर्व यानी BC तक ये क्या करता है, अपना शासन करता है। जैसे ही 298 से 273 दिमाग में आया तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ जरूर आ रही होगी। इसने 25 वर्षों तक शासन किया था साथियों। कितने वर्षों तक, कुल कितने हो गए, 25 वर्ष हो गए ना। कुल 25 वर्ष तक इसने क्या किया, शासन किया। और ये CM का पुत्र था, CM का क्या था साथियों, पुत्र था। ठीक है, CM का पुत्र। अब अगली बात सबसे महत्वपूर्ण क्या आएगी, उपनाम की आएगी। क्या आएगी साथियों, उपनाम की। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसके कुछ उपनामों की चर्चा मिलती है अलग अलग ग्रंथों के अनुसार, है ना। तो सबसे पहले यूनानी लेखकों के द्वारा इसे एक नाम दिया गया अमित्रघात। ठीक है, अमित्र चैटस शब्द का उल्लेख मिलता है, तो ये लीजिए उपनाम अमित्रघात, अमित्रघात। और ये मैंने आप लोगों को बताया, इसका जानकारी का स्रोत क्या है, यूनानी लेखकों या यूनानी विद्वानों के द्वारा। ठीक है, तो ये बात मिलती है, आप लोगों को समझ में आ गया अमित्रघात। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, सब लोग जानते हो। अमित्र का मतलब होता है दुश्मन। एक तो मित्र होता है, एक अमित्र उसका पर्यायवाची होता है। तो दुश्मनों पर घात करने वाला या दुश्मनों को नष्ट करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रु नाशक। ठीक है, तो यूनानी लेखकों के अनुसार एक आता है साथियों। अगर अपन बात करें बौद्ध ग्रंथों की, है ना, तो वहाँ पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंहसेन नामक उपाधि उपनाम मिलता है इसका। क्या मिलता है, सिंहसेन। ठीक है, तो किस ग्रंथ की बात कर रहा हूँ मैं, एक और नाम मिलता है सिंहसेन, और ये इन्हें कहाँ पर मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या नाम दिया गया है, सिंहसेन दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ साथियों, वायु पुराण के अनुसार इसे वायु पुराण में इसे क्या कहा गया है, वो देखिए आप लोग, भद्रसार, या इसके लिए एक शब्द आता है वारीसार। ये इनके नामों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये साथियों, अनुयायी। तो ये साथियों सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है। ये अनुयायी किसका है, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है।
और ये आजीविक संप्रदाय आपने पढ़ा होगा, है ना। मखली पुत्र कौशल आपने पढ़ा होगा, संस्थापक वहाँ से किया था, तो वो भी आप लोगों को पता है। तो अनुयायी आजीवक संप्रदाय का ही क्या था साथियों, अनुयायी था। तो ये मैंने आरंभिक की जानकारी आपको बताई है। अब आगे लिए चलता हूँ, इसी से संबंधित और जुड़ी हुई चीज़ें। देखिए अपन बात बिंदुसार की कर रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं, बिंदुसार की। और बिंदुसार से संबंधित जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर इनके संबंध कहते हैं कि इनके संबंध विदेशी शासकों से भी काफ़ी थे। तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए एक है सीरिया। क्या है, सीरिया। सीरिया की बात करेंगे तो सीरिया के शासक हैं और इस शासक का नाम है एंटियोक्स। क्या नाम है साथियों, एंटियोक्स। और ये व्यक्ति क्या करता है, एंटियोक्स अपना एक राजदूत भेजता है और इस राजदूत का नाम है डाइमेक्स। क्या नाम है साथियों, डाइमेक्स, ठीक है, या डाइमेक्स या डाइमेक्स, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो देखिए मैंने कहा है शॉर्ट में बहुत शब्दों को लिखा है लेकिन आपको याद हो जाएगा। सीरिया का शासक जिसका नाम है एंटियोक्स, ठीक है, इसे प्रथम भी कहा जाता है। और इसका एक राजदूत है जिसका नाम है डाइमेक्स, ठीक है। ये जो डाइमेक्स है ना, इसे कहा जाता था मैक्सनीज का उत्तराधिकारी, मैक्सनीज का उत्तराधिकारी, ठीक है, मैक्सनीज का उत्तराधिकारी इसे कहा जाता था। और चंद्रगुप्त सीएम का उत्तराधिकारी तो ये खुद हो गया, तो बताने की आवश्यकता नहीं है, सीएम का पुत्र, सीएम का उत्तराधिकारी बिंदुसार, ठीक है। तो मेगास्नीज का उत्तराधिकारी इसे डाइमेक्स को कहा जाता है। ये डाइमेक्स एक क्या है, राजदूत है। इस राजदूत को साथियों बात ये ध्यान रखने वाली है, सीरिया का जो शासक है ना, इस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजता है, बिंदुसार के दरबार में भेजता है। ये लो थोड़ा सा लाइन बना दूं, पीछे तो नहीं बनाई है। तो देखिए सीरिया का शासक एंटियोक्स, उसका राजदूत जिसका नाम डाइमेक्स, डाइमेक्स को वो कहाँ भेजता है, बिंदुसार के दरबार में भेजता है। इसका मतलब ये हुआ कि सीरिया से बिंदुसार की क्या है साथियों, इसके साथ इसका संबंध क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। संबंध क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध है इनका, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे, यानी कि इनके साथ इनका क्या है, अच्छा खासा मामला है, मित्रता है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। ये बात ध्यान रखना सीरिया के साथ, ठीक है। सीरिया का शासक भी हमने बताया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, ये जो सीरिया का शासक है जिसका नाम है एंटियोक्स है, ठीक है। इस एंटियोक्स के द्वारा, एंटियोक्स से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ यहाँ पर। सीरियन नरेश और इसका नाम क्या है, अभी अभी हमने सीरियन नरेश मैंने सीधा लिख दिया, ठीक है, नाम उधर लिखा पड़ा है। नरेश से बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी भैया, बिंदुसार ने 3 वस्तुएं मांगी, चीज लिख सकते हो आप, मांगी। अब देखिए ये 3 वस्तुएं या चीजें क्या थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीरियन नरेश से बिंदुसार ने क्या किया, 3 वस्तुएं मांगी, और ये 3 वस्तुएं बिंदुसार के द्वारा जो मांगी गई वो कौन कौन सी थी, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। एक तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है मदिरा, यानी कि शराब, ठीक है, शराब, मीठी शराब का उल्लेख मिलता है, मदिरा बात एक ही है। और उसके बाद मिलता है एक सूखी अंजीर का उल्लेख मिलता है, अंजीर मांगी थी, सूखी अंजीर। और एक चीज़ और मांगी थी, वो क्या था साथियों, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, वो था दार्शनिक। क्या था, दार्शनिक, ठीक है। एक दार्शनिक लिखना, यहाँ पर एक का उल्लेख मिलता है, एक दार्शनिक, ये लीजिए। एक किसने क्या मांगा, दार्शनिक मांगा। अरे भैया किसने किससे क्या मांगा, समझ में आया। बात ये थी, बात क्या थी, ये थी कि बिंदुसार नामक जो शासक है उसके संबंध किसके साथ है, सीरिया के राजा के साथ है। सीरिया का राजा का नाम क्या है, एंटियोक्स है। ये अपना राजदूत भेजता है, डाइमेक्स इसके दरबार में भेजता है, संबंध है तभी तो राजदूत भेजता है। और बिंदुसार के द्वारा सीरियन जो नरेश है यानी एंटियोक्स से क्या मांगी जाती है, 3 चीज मांगी जाती हैं। वो क्या है, शराब, मदिरा
सूखी अंजीर एक मांगी जाती है और एक है दार्शनिक, ठीक है। तो अंत में क्या किया जाता है, ये जो है ना सीरियन नरेश के द्वारा शराब व सूखी ये तो भेज दी जाती है, भेज दी, ठीक है, ये मान लेना भेज दी। और ये दार्शनिक है नहीं भेजा, नहीं भेजा। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों नहीं भेजा, क्या कारण था ऐसा? कारण ये था कि सीरिया के कानून के अनुसार दार्शनिकों का विकार संभव नहीं था, ठीक है। तो कानूनी बाध्यता के कारण, ठीक है, आप लोग ऐसा कर सकते हो, कानूनी बाध्यता के कारण, कारण पूछ रहे कि क्यों नहीं भेजा, तो ये वाली बात है, ठीक है। तो तीन चीजें मांगी, दो तो भेज दी, एक नहीं भेजी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। बिंदुसार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, देखिए कितना अच्छा है। राजस्थान के इतिहास से भारत का इतिहास बहुत ही सरल है। ये चीजें नाम अगर याद हो गए ना तो फिर भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ये एंटियोक्स राजदूत हमने पढ़ लिया है साथियों। डायमेक्स इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो मैं एक बार इस चीज़ को रिवाइज कर दूं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार का उपनाम है अमित्रघात। यूनानी लेखकों के अनुसार, सिंह सेन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वायु पुराण में क्या कहा गया है, भद्रसार या वारिसार कहा गया है। ये आजीविक संप्रदाय का क्या साथियों अनुयायी है। और सीरिया के जो राजा थे एंटियोक्स के द्वारा यहाँ पर एक क्या भेजा जाता है राजदूत, जिसका नाम है डायमेक्स। और बिंदुसार के द्वारा सीरिया के राजा से तीन चीज़ मांगी जाती हैं। वो तीन चीज़ क्या है, शराब, सूखी अंजीर, और ये प्रश्न आए हुए परीक्षा में। और एक आपको मैंने बताया दार्शनिक। तो दो चीज़ें तो भेज दी जाती, लेकिन दार्शनिक भेजने की बाध्यता नहीं है। अब ये बात है, चलिए इनका संबंध विदेशों के साथ और भी है, और भी बताता हूँ। यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग फटाफट ले लिया करो। और वैसे स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता साथियों, कक्षा लगातार लिया करो। इतनी ज़्यादा समय भी मैं नहीं लेता, काफ़ी कम समय में ज़्यादा चीज़ें साइज करवाने की पूरी चेष्टा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ समय देना भी पड़ेगा, वैसे स्पीड से कुछ भी नहीं होगा। आजकल जैसे भी लोग परीक्षाओं के नाम पर, जैसे मान लो कि अभी पुलिस की आ गई, वो आ गई, ऐसा कर करके यूट्यूब पर लोग फास्टली बहुत तेज कर रहे हैं। विद्यार्थी क्या कर रहा है, उसको देख देख करके भ्रमित हो रहा है। नए यूट्यूब पर देखना, आप लोगों को आइडिया मिलेंगे। कोई कहेगा देखते कैसे पढ़ते हैं 15 दिन में, कैसे करिश्मा कर लेते हैं 15 दिन में, कैसे आपको आर्मी वर्दी पहना देते हैं, सितारे लग जाएंगे, ऐसे लग जाएंगे, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को भ्रमित करने वाली चीज़ आएगी। लेकिन धैर्य रखिए, इन चीज़ों को लगातार बनाए रखिए। वर्दी आप लोग अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको जरूर मिलने वाली है, मैं आपको ये कह रहा हूँ। लेकिन इन चीज़ों को आप लोग सताई लगातार बनाए रखिए। हो सकता है ये चीज़ आप लोगों के यानी वर्दी थोड़ी लेट अगर हो जाए तो आगे भी काम आए, तो ये चीज़ें काम आएगी। और वो फास्टली जो स्टडी होती है ना, वो उन लोगों के काम आती है जिन्होंने पहले अध्ययन किया है, उन्हीं लोगों के लिए होती है, ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि आप लोगों को भ्रमित करने वाली भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और हवा बनाई जा रही है फटाफट की, 5 दिन में हो, 2 दिन में हो, ऐसा हो वैसा हो। हाँ साथियों, थोड़ा सा विद्युत व्यवधान था, निकल गया। तो देखिए अपन लोग बात कर रहे थे किसका, यानी बिंदुसार की। और बिंदुसार के बारे में बेहतरीन चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। अब बची हुई चीज़ों को और लेते हैं। जैसे कि साथियों मैंने आप लोगों को बताया बिंदुसार के बारे में आरंभिक जानकारी हमने ली। इसका एक और शासक के साथ भी संबंध था, और वो किस शासक के साथ, यानी मिस्र के शासक के साथ। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है। प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, और परीक्षाओं में प्रश्न आ जाता है मिस्र के शासक। और अब इस मिस्र के शासक का नाम भी हमें जानना होगा। इसका नाम है साथियों टोलमी द्वितीय, सेकंड कह सकते हो आप लोग। और इसके लिए एक शब्द मिलता है फिलाडेल्फस, ठीक है। टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ये मिस्र का शासक था। और बात बिंदुसार से संबंधित अपन पढ़ रहे हैं, तो इस मिस्र के शासक टोलमी फिलाडेल्फस ने भी, साथियों ध्यान देना, इस शासक ने भी अपना एक क्या भेजा, राजदूत भेजा। क्या भेजा, राजदूत। और ये राजदूत कहाँ पर भेजा, बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। तो ये भी बात आप लोगों को क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है। मिस्र के शासक जिसका नाम क्या है, टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इसने भी राजदूत, अच्छा राजदूत का नाम नहीं लिखा, तो इस राजदूत का नाम भी आप लोग लिख लीजिए,
डायनोसियस, डायनोसिस, देखो कई जगह तो डायनोसिस, कई जगह सियस, ठीक है। तो ये लीजिए, ये नाम है डायनोसियस नामक ये जो राजदूत है, ये राजदूत है डायनोसियस। और इसको किसने भेज दिया? इसको भेजा किसने? टॉलमी द्वितीय ने। और टॉलमी द्वितीय ने कहाँ पर भेजा? बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। ये लीजिए, ये आपका एक और पॉइंट हो गया पूरा इस शासक के बारे में, बिंदुसार के बारे में। अब देखिए, मैं आपको और बात बताता हूँ बिंदुसार की। बिंदुसार के बारे में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक तथ्य और भी हमें देखने को मिल, हाँ, तो बिंदुसार के बारे में एक तथ्य हमारे पास और है। वो क्या है? देखिए साथियों, वो अपने पास है। जैसे ही अपन लोग बात करते हैं बिंदुसार के समय की, तो बिंदुसार के समय साथियों यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। इसके समय तक्षशिला पर 2 बार विद्रोह होता है साथियों। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह है। तक्षशिला में कितनी बार विद्रोह होता है? 2 बार विद्रोह है। अब ये दोनों बार विद्रोह का दमन कौन करता है? ये किसे भेजता है? ये थोड़ी सी ध्यान दे लेना। प्रथम बार अगर अपन बात करें प्रथम, तो ये अपने पुत्र को भेजता है जिसका नाम है सुसीम। क्या नाम है? प्रथम बार ये सुसीम को भेजता है, सुसीम। और द्वितीय अगर अपन बात करें यानी दूसरी बार अशोक को भेजता है। अब प्रश्न सीधा आ जाएगा कि तक्षशिला के विद्रोह के दमन करने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा? तो अगर वहाँ पर कोई प्रथम द्वितीय नहीं लिखा है, तो अगर ऑप्शन में अशोक दे रखा है तो उत्तर आ जाएगा अशोक, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक ऑप्शन में नहीं है तो सुसीम आ जाएगा, ठीक है। और दोनों हो तो फिर ए भी दोनों हो जाएंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और विशेषकर ये द्वितीय वाला माना जाता है कौन सा? यानी अशोक का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तक्षशिला के अंदर जो विद्रोह हुआ था, तक्षशिला सब लोग जानते हो साथियों, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी। और उसके बाद अपन लोग बात करेंगे साथियों कुछ और भी इसी के समय, है ना, बात इसी के समय की है। अवंती आपने सुना होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कई बार, अवंती के बारे में कई बार बता चुका हूँ। अवंती उज्जैनी राजधानी है ना। महिष्मती एक राजधानी और चर्चा की थी। मालवा वाला जो क्षेत्र था हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का। तो देखिए, बात अपन अवंती की कर रहे हैं। अवंती के ऊपर भी यहाँ पर बिंदुसार का अधिकार हुआ था और अवंती का शासक बनाया गया अशोक। अशोक को उपराजा नियुक्त किया गया अवंती का, उपराजा, ठीक है। इसके समय ध्यान रखना भी उपराजा, राजा तो खुद हो गया बिंदुसार और उपराजा। कई जगह राजा भी उल्लेख मिलता है तो भी ध्यान रख लेना, कोई बात नहीं है। अगर वहाँ पर उपराजा विकल्प नहीं है तो राजा हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन वैसे तो राजा तो ये कौन है? खुद बिंदुसार है। तो इसने यहाँ पर अवंती को अपने अधीन कर लिया और यहाँ अशोक को क्या बना दिया गया? उपराजा बना दिया गया, ठीक है। हाँ, उपराजा यहाँ पर बना। दिव्यावदान के अनुसार ये बात मिलती है। आपका जो एक ग्रंथ है ना, दिव्यावदान के अनुसार और एक जो मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले वाला जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, कौन सा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले हमने पढ़ा था अभी सीरिया वाला, ठीक है। तो सीरिया वाली जो बात मिलती है स्ट्रेबो के अनुसार, उसमें लिख लेना। सीरियन जो शासक हैं उसकी जानकारी किसके अनुसार? स्ट्रेबो के अनुसार मिलती है। स्ट्रेबो या स्ट्रेबो, ठीक है, स्ट्रेबो के अनुसार मिलती है वो जानकारी। वैसे तो ये नहीं आएगा किसके अनुसार, लेकिन अगर आ जाए तो जानकारी रखनी चाहिए भैया, ठीक है। तो स्ट्रेबो या स्ट्रेबो के अनुसार क्या है वो आपकी कौन सी बात मिलती है? सीरियन रेस वाली बात। एंटीओक्स है ना, डायमेक्स को भेजता है, 3 चीज़ें मांगता है, वो उल्लेख वहाँ पर मिलता है। और ये दिव्यवदान के अनुसार है, ठीक है। ये भारतीय इतिहास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, राजस्थान के इतिहास में भी ऐसी बातें मिलती है कि उसके अनुसार ये था, उसके अनुसार ये था, लेकिन वहाँ पर कम मिलता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो अवंती अशोक को यहाँ इसके समय उपराजा बनाया गया और दिव्यदान के अनुसार बनाया गया, दिव्यावदान, ठीक है। अब लास्ट में यानी एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो क्या है साथियों, देखिए बिंदुसार के बारे में अगर अपन बात करें
इसका अमात्य यानी कि मंत्री रूप में कह सकते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर साथियों देखिए, है ना, हाँ, खल्लावट नामक एक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। खल्लावट नामक एक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। और ये जो खल्लावट है ना, इसका संघर्ष चलता रहता है एक तरीके से, किसके साथ संघर्ष चलता रहता है, चाणक्य के साथ। तो चाणक्य इसके समय भी था, ये भी ध्यान रखना, चाणक्य बिंदुसार के समय भी था, लेकिन यहाँ पर मुख्य स्थान ये है ना, ये प्राप्त कर चुका था खल्लावट, और इसका संघर्ष चाणक्य के साथ होता रहता था। कहते चाणक्य यहाँ पर मगध की सुरक्षा तो करता रहता था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, यानी कि वो बाहर रहता था, यहाँ नगर में नहीं रहता था, बाहर झोंपड़ी में रहता था चाणक्य, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ जाना। और साथियों एक बात मैं और बता देता हूँ, ये जो बिंदुसार है ना, इसके मतलब मुख पर, सिर के ऊपर काला दाग था, है ना, काला अपन कह सकते हैं बिंदु था, टीका था एक है। तो ये वाली बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना। इसके पीछे भी एक बात मिलती है ना, सत्यता कितनी है वो पता नहीं, लेकिन एक बात ये मिलती है कि कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूँ मैं, पहले सुन लीजिए। चाणक्य क्या करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को धीरे धीरे विष खिलाता है, धीरे धीरे शरीर में विष ना जाने देता है। कारण क्या है कि उसको विषैला बनाना है, क्योंकि पहले जब राजा महाराजा क्या करते थे, एक दूसरे को मरवाना होता ना, तो विष कन्याओं का प्रयोग करते थे। किसका? विष कन्याओं का, ठीक है, समझ चुके आप लोग। तो उन विष कन्याओं से मरवा देते थे राजाओं को। तो उस विष कन्याओं को, प्रभाव को खत्म करने के लिए, है ना, सीएम को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना, मतलब सॉरी मैं ये बात कह रहा हूँ, चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को जहर दिया जाता था हर रोज़ थोड़ा थोड़ा, ताकि उसका शरीर क्या हो जाए, विषैला हो जाए। और कहते हैं कि उसी विष के कारण बाद में इसके कोई संतान भी पैदा नहीं होती है। तब अंत में चाणक्य के द्वारा वापस क्या किया जाता है, वो जहर उतारा जाता है धीरे धीरे प्रक्रिया से। और बाद में कहते हैं कि उनके जो पुत्र होता है, और उस पुत्र का नाम है बिंदुसार। लेकिन ये बिंदुसार होता है, लेकिन फिर भी इसका माथा थोड़ा क्या रहता है, काला रहता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना उस विष की वजह से। ये सत्यता कितनी है ये तो बात भविष्य के गर्त में कह सकते हो आप लोग, कुछ भी हो, धीरे धीरे इसके खोजबीन इतिहासकार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा प्रसंगता बीच में बता दिया। तो ये अमात्य खल्लावट नामक ध्यान रखना, संघर्ष चाणक्य के साथ प्रश्न आ सकता है। चाणक्य इसके भी समकालीन था, ठीक है, किसके? बिंदुसार के, लेकिन मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये थी साथियों आज की आपकी कक्षा, और बिंदुसार के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और इससे पहले हमने पढ़ लिया था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। बिंदुसार के बारे में हर एक पहलू को पढ़ लिया है, हर एक बिंदु को पढ़ लिया है। एक बार इस चीज़ को रिवाइज करो तो कर लो। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ठीक है, फिलाडेल्फस मिलता है, फिलोडेल्फस नहीं मिलता। राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा डायनोसिस, ठीक है। और काला बिंदु वाली मैंने कहानी बता दी। इसके समय तक्षशिला को 2 बार विद्रोह हुआ, प्रथम सुसीम, द्वितीय अशोक। और एक और याद कर लेना, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला जानते हो आप लोग। अवंती अशोक को उपराजा बनाया गया, अवंती का, ठीक है। और दिव्या दान के अनुसार ये बात मिलती है। और अमात्य खल्लावट संघर्ष चाणक्य के साथ होता रहता है। एक चीज़ और याद कर लेना, तारानाथ के अनुसार 16 प्रांतों का शासक था ये बिंदुसार, है ना। तारानाथ के अनुसार 16 राज्यों का विजेता, 16 राज्यों का विजेता, 25 वर्षों तक शासन, 273 BC में इसकी मृत्यु, ठीक है। मृत्यु कब होती, वहाँ पर लिखा हुआ है, बार बार लिखो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा। और इसकी हो जाती है साथियों क्या, मृत्यु। 273 BC को क्या हो जाती है, मृत्यु। इसके बाद जो शासक बनेगा वो अशोक ही होगा, आप सब लोगों को पता है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। अगली कक्षा और भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और थोड़ी विस्तृत भी है। तो अब मैं साथियों आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपको ये कक्षा कैसी लगी मुझे ज़रूर रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। धीरे धीरे आपकी चीज़ें सारी कवर होती जा रही है। और अब मैं एक बार पुनः आपको ये कहूँगा साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।